दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल की सक्सेस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के टॉप क्वेश्चंस। मैं इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप ये 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें हिंदी वर्णमाला आती है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करके बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किए हैं। तो और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी पे मिल जाएगी। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और आप नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं हिंदी के क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें हिंदी वर्णमाला आती है, उसमें आपको ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपका 100% वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। और ध्वनि ऑप्शन में नहीं होता तो फिर क्या मानी जाती है? वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? आपके वर्ड। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? आपके वर्ड भाषा की कैसी है? सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वर्ड में विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? तो अनुनासिक आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो आपके चंद्र बिंदु जहां पर भी लगा होता है वहां कौन से होते हैं? अनुनासिक वर्ड माने जाते हैं। कौन से वर्ड माने जाते हैं? अनुनासिक। और जिनमें इस प्रकार केवल बिंदु लगा होता है वो आपके क्या माने जाते हैं? अनुस्वार। क्या माने जाते हैं? अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक में, ठीक है, मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकलती है और अनुस्वार में केवल और केवल ध्वनि किससे निकलती है? नाक से आपके क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। और एक आप पढ़ेंगे निरनुनासिक, ठीक है, उनमें केवल निर्नासिक यानी कि नाक से ध्वनि ना निकले, केवल मुख से ध्वनि निकले तो उन्हें क्या बोलते हैं? निरनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकले तो उन्हें क्या कहा जाएगा? अनुनासिक। अनुस्वार जिनसे केवल और केवल नाक से ध्वनि निकले, ठीक है, तो अनुनासिक चंद्रबिंदु आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी यानी कि चांद और सांस में किसका प्रयोग हुआ है? अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। ठीक है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। किससे? कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ठीक है, तो पहली बात तो आपने ये पढ़ा है जो क वर्ग है वो कैसी ध्वनियां हैं? कंठ। और मैंने आपको बताया होगा अकूह विसर्जनीयाम। क्या पढ़ाया है मैंने? अकूह विसर्जनीयाम। ठीक है, तो आप देखेंगे अकू का मतलब छोटा आ बड़ा आ, कु का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? क वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके? क वर्ग। ठीक है, और हा हल आ जाएगा और विसर्ग, ये सब नाम वाले क्या होते हैं? कंठ। तो आप ध्यान रखेंगे, शॉर्टकट में ध्यान रखना चाहें तो शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं। अकूह विसर्जनीय नाम। आ का मतलब आ, का मतलब, को का मतलब का वर्ग, क ख ग घ। ठीक है, और ह, ठीक है, कैसी ध्वनि है? कंठ। विसर्ग भी कैसी ध्वनि में आता है? कंठ। ठीक है, तो क वर्ग का हमें ग और घ दिखाई दे रहा है, कैसी ध्वनि? आपके कंठ ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है।
यही मैं आपसे अगर पूछूं, जैसे आप ड और ढ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में। ट ठ ड ढ। तो ट वर्ग कैसा होता है? मूर्धन। तो ये कैसा है आपके? मूर्धा है, या कैसे हैं आपके? मूर्धन। रे और र, ठीक है, रे, ऋतु रसानाम मैंने आपको पढ़ाया होगा। रे और र कैसे हैं? ये भी आपके कैसे हैं? मूर्धा हैं। च और छ, च और छ कैसी हैं आपके? च वर्ग की ध्वनियां तालव्य होती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। किस व्यंजन के उच्चारण में, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका ये है, कौन सी ध्वनि तालु या तालव्य नहीं है? तो तालव्य क्या होता है? च वर्ग होता है। ज चा वर्ग में आता है, तालव्य है। च तालव्य है। सा तालव्य है। और घ कैसा है? कंठ। तो ये ध्वनि आपके इसके उच्चारण में जीव तालु से नहीं टकराएगी। और घ कैसा है? क वर्ग में आता है, कैसा है? कंठ है। कैसा है आपके? कंठ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, उस पे चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, 100 के 100 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओष्ठ वर्ण ध्वनि, ठीक है, ओष्ठ वर्ण ध्वनि। तो पा फ ब भ उच्चारण कर रहे होंगे तो ओठ आपस में टकरा रहे होंगे, तो ये कैसी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि है। का हम लोग पढ़ के ही गए, कैसी ध्वनि है? कंठ ध्वनि है। ता हम लोग पढ़ के ही गए, ता कैसी ध्वनि है आपके? ता था दंत ध्वनि है। कैसी आपके? दंत ध्वनि है। आ आप देखेंगे तो कैसी है? कंठ। ई कैसी है? तालव्य। रे कैसा है आपके? मूर्धा। और विसर्ग कैसी है? कंठ। तो इसमें क्या पूछ रहा है? ओष्ठ कैसा हो जाएगा? पावर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, तो सभी को पता है अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। य र ल व, ठीक है, य र ल व कैसे होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का मतलब होता है जिनके उच्चारण में हमारे फेफड़े वायु को ग्रहण करें और तुरंत ही वायु को छोड़ दें, तो वो कैसे कहलाते हैं? आपके अंतःस्थ। और ये कौन है आपके? य र ल व कैसे हैं आपके? अंतःस्थ। और ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है? ऊस। कैसे दिखाई दे रहा है? ऊस, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्त, तो संयुक्त जो दो वर्णों के मेल से बने हों, ये संयुक्त नहीं है, ऊष्म व्यंजन है। प फ व आपके ये भी नहीं, ये ओष्ठ है। य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है। छ त्र ज्ञ स्र ये कैसे हैं आपके? ये संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है। तो छ किससे मिलके बना है? आधे का प्लस स षटकोण से मिलकर बना है। त्र किससे मिलके बनता है? आधे ता प्लस र से मिलके बना है। ज्ञ किससे मिलके बना है? आधे जा प्लस य से मिलके बना है। और स्र किससे मिलके बना है? स प्लस रा से मिलके बना है आपके कौन सा? स्र। ये सब कैसे हैं आपके? संयुक्त। ध्यान भी रखेंगे, ये भी पूछ लेता है छ जो है वो किससे मिलके बना है? क प्लस स षटकोण से और हलंत यानी कि आधे क से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खा और घा ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है? खा और घा किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाद, नाद का मतलब सघोष अघोष की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि ख कैसा है? अघोष है। और घ कैसा है? सघोष। तो ये तो हम ऑप्शन ला नहीं सकते, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है? पहला तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होते हैं? अल्प प्राण। क्या महाप्राण है? महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ग। तो क वर्ग में आप देखेंगे क ख, ख दूसरा वर्ग है
और ग घा, घा कैसा है चौथा वर्ड, तो ग और ख और घ कैसे हैं आपके महाप्राण है, कैसे हैं महाप्राण। महाप्राण, महा का मतलब क्या होता है अधिक, प्राण का मतलब क्या होता है वायु, जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होता है कम, जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है वो क्या होते हैं अल्प प्राण। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं प्रथम और द्वितीय वर्ण कैसे होते हैं अघोष। अघोष का मतलब क्या होता है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती। स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, जो हमारा कंठ होता है जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, उसमें दो स्वर रज्जु पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है स्वर तंत्रियां कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है अक्षर कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है अक्षर कहा जाता है। ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर। ठीक है, स्वर में तो कोई मेल होता ही नहीं है, आपके कैसी है स्वतंत्र ध्वनियां होती है। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारण, अनुस्वार का चिन्ह आप लोग समझ गए होंगे, ये क्या है आपके अनुस्वार का चिन्ह। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी आपके 33 है। कितनी आपके 33 है। वैसे आप अगर ध्यान रखना चाहेंगे, ठीक है, वैसे अगर पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या तो आप 39 ध्यान रखेंगे, 39 ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ 39 ऑप्शन में नहीं है, तो मूल व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं, यही संख्या आपकी क्या होगी मान्य होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहले और तीसरे और पांचवा वर्ड क्या कहता है अल्प प्राण। तो खा ये दूसरा वर्ड है, ये अल्प प्राण नहीं होगा। क ख ग तीसरे पर आ गया तो यही क्या है आपके अल्प प्राण है। क्या है आपके अल्प प्राण है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या होते हैं अल्प प्राण, और ग कैसा है तीसरा वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, घोष या सघोष एक ही बात होती है, मैं आपको क्लास में बताया भी होगा। घोष या सघोष एक ही बात है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां, ठीक है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं वो क्या कहलाते हैं घोष या सघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो घोष या सघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग क्या होते हैं घोष या सघोष होते हैं। तो आप देखेंगे पहला वर्ड आप उठाएंगे जा, चा वर्ग का है तो चा छा जा, तीसरे पर आ रहा है तो यही घोष है। का आप देखेंगे पहले पर आ रहा है अघोष होना, चा पहले पे आ रहा है, ट पहला वर्ग है तो ये क्या होंगे अघोष होंगे। जब तीसरा वर्ग तो ये क्या होगा घोष या सघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं तीन। कौन कौन से प्रकार होते हैं, अग्र मध्य और पश। ठीक है, ये जेवा के आधार पर स्वर के कितने वेद होते हैं तीन, अग्र मध्य पश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आएगा। ठीक है, छ का क्रम, तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैं बता के गया था छ किससे मिलकर बनता है क प्लस सा षटकोण से मिलकर बनता है, इसीलिए छ का वर्ग जो है वो किस वर्ण के बाद आएगा क के बाद आएगा। किसके बाद आएगा क के बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं। सभी को पता है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक स्वर ध्वनियां होती हैं
और एक व्यंजन ध्वनियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दीर्घ स्वर पहचानिए। दीर्घ स्वर पहचानिए। ठीक है, तो आप देखेंगे छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पर आपने दीर्घ स्वर में, ठीक है, क्या पढ़ा होगा? बड़ा आ पढ़ा होगा, बड़ी ई पढ़ी होगी, बड़ा ऊ पढ़ा होगा। ठीक है, बड़ा ऊ पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें आपने छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ पढ़ा होगा। तो ये सारे वर्ड आपने पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर पूछ रहा है, तो आप दीर्घ स्वर में ना तो ए को लेंगे ना बड़ी ए को लेंगे। यहाँ पर किसे लेंगे? आप बड़ी ई को मानेंगे। या आप यहाँ पर दीर्घ स्वर का मतलब है, जैसे जो आपका है छोटा आ, ठीक है, छोटे आ का दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। ऐसे ही छोटी ई का दीर्घ स्वर क्या होगा? बड़ा। ठीक है, छोटे ऊ का क्या होगा? बड़ा ऊ। ये दोनों कैसे स्वर माने जाएंगे? संयुक्त स्वर माने जाएंगे। हालांकि अगर मैं कहूं बड़ी ई ऑप्शन में नहीं होता तो इन दोनों में से कोई एक मान लिया जाता, या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब भी बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ आए तो आपको प्रीफ्रेंस जो है बड़ा ई आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, मैंने क्लास में पढ़ाया था मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं। देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं, सॉरी कुल मूल स्वर क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रे। और यहाँ पर क्या कह रहा है? मूल दीर्घ स्वर तो क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये तीनों क्या हैं? मूल दीर्घ स्वर है। तो ये आपके बड़ा छोटा ओ या ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल कह रहा है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है कि ए, ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा, यचु यसानाम तालव्य। यचु यसानाम तालव्य। ठीक है, तो छोटी च वर्ग या और ये सा किसके अंतर्गत आते हैं? इचु यसानाम तालव्य। तो ये सभी ध्वनियां कैसी हैं? तालव्य हैं। ठीक है, या ई का छोटी बड़ी का उच्चारण करेंगे तो जीभ आपके तालु से टकराती है। ठीक है, तो ये कैसी ध्वनियां आपके? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके अंतर्गत है हिंदी स्वरों के वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अभी बता के गया हूं जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो आपको ध्यान रखना है ये विव्रत स्वर ये मुख द्वार खुलने के आधार पर आता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, विव्रत स्वर। क्या हो जाएगा? विव्रत स्वर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सब क्या है? संयुक्त स्वर। और बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य। ठीक है, तो कंठ तालव्य बड़ा ई केवल और केवल तालव्य है, बड़ा आ कंठ है। ठीक है, छोटा ओ किससे? तो छोटा ओ क्या है? कंठ ओष्ठ है। तो क्या हो जाएगा? छोटी ए कैसा है? आपके कंठ तालव्य है। छोटी ए कैसा है? आपका कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, ठीक है, तो वो स्वर क्या कहलाते हैं? 2 गुना समय लगता है तो गुरु स्वर, ठीक है, या दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, और अगर 3 गुना समय लगेगा तो क्या कहलाएंगे?
उलुत स्वर कहलाएंगे। तो इसका आंसर क्या है आपके गुरु स्वर। ठीक है, गुरु स्वर को ही दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल में कह रहा है इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन आपने पढ़े य, र, ल और व। तो इनमें से कौन सा दिखाई दे रहा है हमें ल। ल कैसा है हमारा अंतःस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊष्म व्यंजन कौन सा ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन अभी हम पढ़ के गए स, श, श, ह। ठीक है, तो इनमें से चारों में से कौन सा दिखाई दे रहा है हमें ह दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा है हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ठीक है, तो महाप्राण नहीं है। महाप्राण में कौन सा आता है दूसरा और चौथा आता है। ख दूसरा है तो ये तो महाप्राण है। घ चौथा वर्ड आता है महाप्राण है। च, छ, ज। ठीक है, चा, छ, ज ये तीसरे नंबर पर आता है, ये अल्प प्राण है यानी कि ये महाप्राण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने अघोष वर्ड कौन सा है। कौन सा वर्ड पूछ रहा है आपके अघोष। अघोष कौन से होते हैं पहला और दूसरा। ठीक है, क्या होते हैं पहला और दूसरा। सभी स्वर सघोष होते हैं तो अतो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आपके क्या दे रहा है जा। ठीक है, तो च, छ, जा तीसरे पे आता है तो ये तो सघोष है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको हा। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको हा, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको सा दिखाई दे रहा है। तो इनमें से कोई एक आपके क्या होगा, इनमें से कोई आपके अघोष वर्ण होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं ह की बात करूं तो ह भी आप देखेंगे मैंने आपको पढ़ाया होगा। ह कैसा होता है आपके सघोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है अघोष। क्या पूछ रहा है आपके अघोष पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा सा श तीनों सा ठीक है कैसे होते हैं अघोष होते हैं, लेकिन ह कैसा होता है आपके ये सघोष होता है। ठीक है, एक बार आप ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि एक ही ये सभी कैसे हैं आपके ऊष्म व्यंजन हैं। तो आप कह रहे होंगे फिर ये अलग कैसे हुआ। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों सघोष होते हैं। ये तीनों क्या होंगे आपके, ये तीनों क्या होंगे आपके सघोष। ये तीनों क्या होंगे आपके अघोष। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे आपके अघोष होंगे। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे आपके अघोष, और ह कैसा होता है आपके सघोष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष वर्ण कौन सा है। सघोष आपको सब पता है, प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन में तीसरा चौथा और पांचवा। प देखेंगे पहला है तो अघोष है। ठीक है, ता था ये भी क्या है अघोष है, दूसरे पर आ रहा है। प फ ब ठीक है क्या आ रहा है ब कैसा है आपके सघोष है, और अभी हम ये पढ़ के गए ये कैसे होते हैं अघोष होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ब कैसी ध्वनि है। तो ब मैंने आपको बताया होगा कैसी ध्वनि है, रटी होनी चाहिए दंतोष्ठ। कैसी ध्वनि है वह दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, ल को क्या कहा जाता है पार्श्विक ध्वनि। ल कैसी ध्वनि है आपके पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है जिनके उच्चारण में जीभ के बगल वाले हिस्सों से, जीभ के पार्श्व हिस्सों से ध्वनि निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है पार्श्व। तो ल कैसा है आपके पार्श्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। ये स्वर हैं आ ई, ये भी स्वर है ये भी स्वर है, लेकिन अंग आहा को स्वर माना जाता है, ना ही इन्हें व्यंजन माना जाता है। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अंग और आहा क्या है आपके अयोगवाह हैं। क्या है आपके अयोगवाह हैं। क्या है आपके अयोगवाह। अंग और आहा क्या है आपके अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी है दो है। ठीक है, अंग और आहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार
स्वर है, किस प्रकार का स्वर है। तो पहली बात तो आपको ये पता है कि इसमें ये दे रहा है पश्च अग्र अग्र पश्च। तो हमें ये पता है कि अगर मैं जेवा के आधार पर हम पढ़ते हैं अग्र मध्य पश्च, तो जेवा के आधार पर ये पश्च ध्वनि है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब ऊ देखना है विव्रत है या समृत है। ठीक है, तो समृत ओ ऊ ए ई ये कैसे हैं, ए ई ओ ऊ किसकी ध्वनि में आते हैं, ये समृत की ध्वनि में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ पश्च समृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ पश्च समृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत। तो प्लुत में दीर्घ स्वर से भी कैसा समय लगता है, अधिक समय लगता है। प्लुत के उच्चारण आपने देखे होंगे ओम। तो जब आप ओम का उच्चारण करेंगे आपने देखा होगा इस प्रकार राम। ठीक है, तो इनमें आपके दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, किसमें, आपके प्लुत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई किसे, कैसी इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे शब्द वर्ड। वर्ड क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, वर्ड। या ये पूछ ले भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ड माना जाता है। और ये पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो क्या होगा, वर्ड। यहाँ कैसे पूछ रहा है, सार्थक। तो सार्थक जिसका कोई अर्थ हो वो कौन है, आपके शब्द है। ठीक है, कौन सी आपके शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वर ए ऐ, ए ऐ का उच्चारण स्थान। ए किससे मिलके बनता है, अ प्लस ई। तो अ कैसा है आपके कंठ, ई कैसा है तालु। तो कैसी हो जाएगी ध्वनि, ये कंठ तालब्ध। कैसी ध्वनि हो जाएगी, कंठ तालब्ध। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जिन ध्वनि की गणना न स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में, अभी बता के गया हूं मैं, वो क्या कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। इसमें क्या पूछना है कि कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ठीक है, तो सभी को पता है कि मूर्धावी वर्ण ध्वनि है, कंठ भी देवनागरी की लिपि है। ठीक है, और आप देखेंगे दंतोष्ट भी है। ग्रीवा आपके देवनागरी लिपि वर्ण ध्वनि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति, जिह्वा की नोक जब दांतों के ऊपर की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि किन्हीं के उच्चारण में हमारी जीभ जो है वो आपके तालु से भी हल्का टकरा रही होगी और दांतों से भी, तालु और दांतों से दोनों से टकरा रही है। उन्हें क्या कहा जाता है, दंत केवल दांतों से टकराए, मूर्धा तालु से के ऊपर भाग से भी टकराए, तालब्ध तालु से टकराए, कौन सी हो जाएगी, वर्ष। ठीक है, वर्ष ध्वनियां ध्यान रखनी, न र ल सा कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ये कैसी ध्वनियां हैं, आपके वर्ष ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी एग्जाम मंडी परिषद 2018 में पूछे, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य स्वर, मध्य स्वर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मध्य स्वर। तो मैंने आपको बताया कि जेवा के आधार पर कितने, अग्र मध्य पश्च। अग्र में क्या आ जाता है, ए ई ए आई। मध्य में क्या आता है, आ आता है। क्या आता है, आ आता है। मध्य में क्या आता है, आपके आ आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल में कह रहा है अर्ध विव्रत। ठीक है, अर्ध विव्रत शब्द क्या लगा हुआ है, अर्ध विव्रत। ठीक है, तो बड़ा आ तो कैसा है, केवल विव्रत है।
छोटा ऊ कैसा है आपके, समृत है। ठीक है, छोटी ये कैसी है, अर्ध समृत है। बड़ी ये क्या हो जाएगी आपके, अर्ध विव्रत। क्या हो जाएगा आपके, अर्ध विव्रत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अनुनासिकता, ठीक है, अनुनासिकता, अनुनासिकता का मतलब जिन्हें हम चंद्र बिंदु के रूप में लिख सकें। क्या संभव को हम मां हटा के सापेक्ष चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, नहीं। क्या संभावना में हम ऐसा कर सकते हैं, संभावना में भी मां हटा के सा पर चंद्र बिंदु नहीं लगा। संभालना में, तो संभालना को आपने जरूर ऐसा लिखा देखा होगा, संभालना। ठीक है, संभावित में भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, संभावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, संभावना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आ रहा है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अनुनासिकता जहां चंद्र बिंदु दिखाई दे। ठीक है, तो कटीले में आपको का पर क्या दिखाई दे रहा है, चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये का पर आप देखेंगे तो चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है, तो कटीला कैसा हो जाएगा आपके, अनुनासिकता इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, किस वर्ड का उच्चारण कंठ तालु, अभी हम लोग पढ़ के गए ए आए, कैसा होता है आपके, कंठ तालु होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकले। ठीक है, तो जिनकी ध्वनि, अभी मैंने आपको बताया था निरनुनासिक, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकले उन्हें क्या कहा जाता है आपके, निरनुनासिक कहा जाता है। जिनकी ध्वनि नाक से निकले उन्हें क्या कहा जाता है आपके, अनुस्वार। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। जिनकी ध्वनि नाक और, जिनकी ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकले उन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक। क्या कहा जाता है, अनुनासिक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है या का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो या का उच्चारण इचु यसानाम तालब्य, तो यचु यसानाम, या कैसा हो गया आपके, या तालब्य हो गया। तो ये कैसी ध्वनि है, या का उच्चारण स्थान तालु है। कैसा है आपके, या का उच्चारण ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन, ये भी ऊष्म व्यंजन, ये भी ऊष्म व्यंजन, ये भी ऊष्म व्यंजन, ये कंठ है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त व्यंजन या बनता है, तो मैंने आपको बताया आधे ज प्लस य से मिलकर बनता है आपके, तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आप देखेंगे छ संयुक्त व्यंजन है, त्र संयुक्त व्यंजन है। छ किससे मिलके बनता है, क प्लस सा षटकोण से मिलके बनता है। त्र किससे मिलके बनता है, त प्लस रा से मिलके बनता है। स्र किससे मिलके बनता है, स प्लस र से मिलके बनता है। सा षटकोण संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, महाप्राण आपसे पूछ रहा है, महाप्राण कौन से, दूसरा और चौथा। ठीक है, त पहला है। ठीक है, ता थ द तीसरा है, पा फ ब भ। ठीक है, भ कैसा है, चौथा है, तो भ कैसा हो जाएगा आपके, महाप्राण। ठीक है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह बताइए, तो महाप्राण दूसरा और चौथा होते हैं। ख दूसरा है, च छ भी दूसरा है, ट ठा भी दूसरा है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो आपसे अघोष, अघोष कौन से होते हैं, पहले और दूसरे स्पर्श व्यंजन में। घ चौथा है, नहीं हो सकता। ग तीसरा है, नहीं हो सकता। ख दूसरा वर्ण है, तो यही क्या हो जाएगा आपके, आपके ख क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, स्पर्श आपने पढ़े होंगे, स्पर्श संघर्षी च छ ज। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, स्पर्श संघर्षी होते हैं।
तो ज आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, र का विवरण, र का विवरण है। अभी मैं आपको बता के गया हूं कि र कैसी ध्वनि, अभी मैंने बताया न र ल स कैसी ध्वनि है, वर्क्ष व्यंजन है, तो वर्क्ष तो सब में दिया हुआ है। र लुंठित भी है, तो लुंठित है, तो देखो और ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ठीक है, लुंठित है, र सघोष भी है और र अल्पप्राण भी है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष, स्पर्श भी होना चाहिए, कंठ भी होना चाहिए। क ख ग घ सभी स्पर्श हैं, सभी कंठ हैं। ठीक है, अघोष, ठीक है, तो अघोष कौन से होते हैं, पहले और दूसरे। ठीक है, तो ये अघोष है। ठीक है, ये भी अघोष है, लेकिन ये सघोष है, तो ये नहीं हो सकते दोनों। अब कह रहा है दो हमें ऑप्शन में, अब कह रहा है महाप्राण, तो दूसरा चौथा ये पहला पड़ता है, तो ख क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। तो ख स्पर्श भी है, कंठ भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंताइस्त और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। अंताइस्त भी 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अंताइस्त और ऊष्म मिलकर कितने होते हैं, ठीक है, तो अंताइस्त और ऊष्म कितने होते हैं, आपके 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख द्वार खुला रह जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, काकल। तो हाँ, ह को क्या कहा जाता है, काकल्य कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ह को क्या कहा जाता है, काकल्य कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रख लेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी वर्णमाला में छ और ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, तो छ से ड तक आप पूरी वर्णमाला लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा ठीक बीच में कौन सा है। तो ये आप खुद ही कर लेंगे, छ से ड तक वर्णमाला लिखिएगा और उसमें आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। किसके आधार पर, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो उच्छित प्रयत्न के आधार पर है, पार्श्विक है, ऊष्म उच्चारण के आधार पर है, सघोष। ये स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 प्रकार में बांटे गए, अघोष और सघोष। तो ये न तो प्रयत्न के आधार पर है और ना ही उच्चारण, ये किसके आधार पर है, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं। तो आप कहेंगे ट वर्ग मूर्धन्य होता है, ट ठ ड, लेकिन स तालु है, ये दंत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ख ये तो हो ही नहीं सकते। ट ठ ड ढ स ये सभी ध्वनियां कैसी हैं, मूर्धन्य हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया होगा ऋतु रसाना मूर्धन्य। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगे, मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल में कह रहा है कि महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। महाप्राण दूसरा और चौथा, ख दूसरा है, झ दूसरा है, इसमें महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। झ दूसरा है, ठ दूसरा है, महाप्राण का प्रयोग हुआ है। घा चौथे, दोनों महाप्राण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ज आप देखेंगे तीसरा है, ग तीसरा है, न पांचवा है, इसमें महाप्राण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, जोगन में अल्प प्राण का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, अल्प प्राण का प्रयोग हुआ है, किसमें, जोगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर ओम होता है, सभी को पता है, लेकिन शुद्ध ओम जो माना जाता है वो ये माना जाता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ये गलत ओम है, ये गलत ओम है, ये गलत ओम है। तो इस प्रकार ओम आपका लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है अग्र
आवृताकार समृत। ठीक है, तो आ देखेंगे आ अग्र नहीं है, बड़ा आ अग्र नहीं है। ठीक है, छोटी ए अग्र है। अवृताकार ये दोनों ही क्या है आपके अवृताकार हैं। ए ए ओ ऊ कैसे हैं समृत है, तो कौन सा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अग्र तो आप देखेंगे ना तो ये अग्र है ना ये है ना ये दोनों अग्र हैं। अवृताकार, ठीक है, तो ये आपके कैसे हैं अवृताकार, ये इनमें से कोई भी सभी अवृताकार हैं। समृत पूछ रहा है, ये कैसा है आपके ई समृत है। और ए कैसा है आपके अर्ध समृत, छोटी ये कैसा है आपके अर्ध समृत। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने हैं, 52 वर्ण माने गए। अब आप देखेंगे एक 53वां वर्ण इसे भी माना जा रहा है, जो इस प्रकार लिखा जाता है इसे भी आपके 53वां वर्ण माना जाने लगा है। ठीक है, अगला देखेंगे व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है आपके ध्वनि, ऑप्शन सी है आपके अक्षर, ठीक है, और ऑप्शन डी है आपके क्या वाक्य। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है, कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके अक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। अगला क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं आपके 11 स्वर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं आपके 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स कैसी ध्वनि है। मैंने अभी बताया इचू यसा नाम। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपके सा सलजम आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, स कैसी ध्वनि है, तालब्य है। कैसी ध्वनि आपके तालब्य ध्वनि है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो सभी को पता है स कैसा है, दंत है। ठीक है, स मूर्धा नहीं होता, ये क्या होता है आपके, ये तालब्य होता है। क्या होता है, तालब्य होता है। स ये तालब्य नहीं होता, ये आपके मूर्धा होता है। ये क्या होता है, मूर्धा। ये च कंठ नहीं होता, च कैसा होता है, तालु होता है। कैसा होता है, तालु। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प शुद्ध है। ठीक है, उच्चारण की, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब पूछ रहा है अर्ध स्वर। ठीक है, तो अर्ध स्वर कौन से होते हैं, या और वह कैसे होते हैं, अर्ध स्वर। ये स्वर हैं, इसमें ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। संस्कृत में ये लृदि स्वर में शामिल होता है। या और वह कैसे होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, या और वह कैसे होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्र। स्र 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 किससे मिलकर बना होता है, स प्लस र से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो स और र किसमें दिखाई दे रहा है, स और र वर्णों को क्या किन दो वर्गों में सम्मिलित है, स और र वर्णों में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, वह वर्ण। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपके, वह वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वह वर्ण का जो आपके इनमें से ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको सभी देखने। व ओष्ठ है। ठीक है, ये वाह ओष्ठ है, दंतोष्ठ नहीं है, दंतोष्ठ नहीं है, ओष्ठ है, तो ये हो सकते हैं। स्पर्श है, स्पर्श है। ठीक है, व अल्प प्राण है या महाप्राण, ये देखना। पा फ ब, तो वह कौन से पर आ रहा है, तीसरा। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण है, ये महाप्राण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होना चाहिए। क्या हो जाएगा आपके
व ए ऑप्शन आपके क्या होना चाहिए, सही। व कैसा है आपके, ओष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक मिस्टेक देखेंगे, वह जो है वो आपके अघोष नहीं है, ये सघोष है। ठीक है, ये सघोष है, लेकिन प लेकिन ये महाप्राण, ये ऑप्शन गलत है, या फिर मुझे लग रहा है ये वा की जगह मेरे हिसाब से ये वा होना चाहिए, दंतोष। फिर ये स्पर्श नहीं। ठीक है, तो ये दंतोष तो होगा नहीं, ओष्ठ होगा यहाँ, ये ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, ब आपके अघोष नहीं है, सघोष है, लेकिन ये आपके अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। ये तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये वाली इतनी बात यहाँ पर आप हटा दीजिएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है इसमें। क्या कह रहा है आपके अगला क्वेश्चन, ण और हाँ ध्वनिया विषय में आते हैं, ये तालव्य ध्वनिया है नहीं। पहली बात तो ये मूर्धन्य ध्वनिया है। ठीक है, तो ये मूर्धन उच्छिष्ट ध्वनिया है, यही बी ऑप्शन आपके सही है, यही आपके बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये कैसी ध्वनिया है, मूर्धन्य ध्वनिया है। अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, क्या कह रहा है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है। ठीक है, अनुस्वार, तो अनुस्वार किसका सूचक होते हैं, इसका सूचक होते हैं इस बिंदु का, और किसका, पंचमा अक्षर का, नासिक का सूचक होते हैं। पंचमा अक्षर है, पंचमा अक्षर है, पंचमा, ये पंचमा अक्षर नहीं है, तो अनुस्वार इसका सूचक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क व्यंजन के विषय, का व्यंजन के विषय में कौन सा सही है। का अल्प प्राण है, ठीक है। का अघोष है, ठीक है। का स्पर्शी है, ठीक है। का कंठ है, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन होना चाहिए। का महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है, घोष नहीं है, ये तो अघोष है भाई, महाप्राण नहीं है, तो ए आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो ल सभी को पता है कैसी ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है, ल पार्श्विक ध्वनि है, अभी पढ़ के गाएंगे। ठीक है, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सामान्य अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अत्यंत में आप देखेंगे, ठीक है, अत्यंत में, अत्यंत, तो इस ना के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, तो कौन सा सही हो जाएगा, आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यंत में जो ना दिखाई दे रहा है, इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अत्यंत। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, ये अनुस्वार है, तो पंचम वर्ण के स्थान पर तो न पंचम वर्ण है, उसे हमने अनुस्वार के रूप में लिख लिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। हिंदी में ज्या का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। अब हम ज्या है वैसे ज्या का उच्चारण, अब हम क्या करते हैं, ज्या करते हैं, वैसे क्या है, ज्या, तो ये सही है कथन। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, यही अशुद्ध है। विसर्ग कंठ ध्वनि है, सही बात है। छ संयुक्त व्यंजन है, सही बात है, तो कौन सा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपसे, अगला कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला, ठीक है, किसकी, आपके हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को माना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, स्वर कितने हैं, 11। कितने माने हैं, 11। ठीक है,
11 और यहाँ पर व्यंजन कितने माने 33 और उच्छिष्ट 2 कितने माने 35। ठीक है, कितने माने आपके 35। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कितने माने आपके 11 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछ रहा है किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। पंचम शब्द का प्रयोग नहीं है। संपदा में मां पांचवा अक्षर है। गंगा में ये अनुस्वार पंचम की जगह आता है। डंडा में ये जो आप देख रहे हैं ड़ा पंचम अक्षर है। अंगूठी में कहीं भी पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर रहित व्यंजन के लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कौन सी दो ध्वनियों को अयोग भाग कहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा अंग और अह को क्या कहा जाता है? अयोग भाग कहा जाता है। अंग को ये जो कहा जाता है क्या कहा जाता है? अनुसार। और आह को क्या कहते हैं? विसर्ग। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। ठीक है, सभी विसर्ग सघोष होते हैं। ठीक है, सभी विसर्ग सघोष होते हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं, ये सत्य कथन है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, ये भी सत्य कथन है। व्यंजन वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें सघोष होते हैं, ये भी सत्य कथन है। सभी विसर्ग सघोष नहीं होते, यही कथन क्या है? आपके असत्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ग ज छ च ट इनमें से तालव्य। ठीक है, तो तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो आप देखेंगे तालव्य च छ ज कैसे हैं? तालव्य। अब कह रहा है महाप्राण च छ ज च छ ज पहला और दूसरा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण कितना निकला? केवल एक। ठीक है, महाप्राण कितना निकला? छ। और पूछ रहा है घोष च छ, ये तो अघोष है, ये घोष नहीं है। तो यानी ये तीनों कंडीशन को फॉलो करने वाला कोई भी वर्ड नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपके जीरो, यानी कोई भी ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया न र ल स, ये क्या है? आपके वर्ष। तो स व्यंजन क्या हो जाएगा? आपके वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने है कि मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष। तो पहली बात, मूर्धन्य क्या होता है? ट वर्ग। टा और ये ड मूर्धन्य है। ठीक है, प और च में से कोई मूल अल्प प्राण, तो ट अल्प प्राण है और अघोष भी है, तो ट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ अल्प प्राण क्या कह रहा है? ओष्ठ अल्प प्राण। ठीक है, ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी, और घोष। तो ओष्ठ फवी है, पवी है, भवी, ये दंतोष्ठ है, इसे शामिल नहीं करेंगे। अब अल्प प्राण देखो प फ ब, तो ये फ तो महाप्राण है, ये दोनों क्या हैं? अल्प प्राण है। अब पूछ रहा है घोष। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं? घोष या सघोष। तो प अघोष है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सवाल में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है सभी स्वर दीर्घ हैं। क्या पूछ रहा है? कि समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। ठीक है, देखियो अ तो दीर्घ नहीं है। ठीक है, ये लघु है, इसमें भी लघु का प्रयोग हो रहा है। इसमें आप देखेंगे रे,
ठीक है। इसमें क्या है आपके लघु का प्रयोग हो रहा है। ए ऐ ओ आओ ये सभी कैसे हैं, दीर्घ स्वर हैं। ये सभी कैसे हैं, दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल में कह रहा है रे मात्रा का प्रयोग हुआ है। रे क्या है, स्वर। ठीक है, ये जो रा देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इस रा का प्रयोग है, इसमें भी इस रा का प्रयोग है। ठीक है, इस वृष्टि में जो मात्रा दिखाई दे रही है ये किसकी जगह आ रहा है, रे की जगह आ रहा है। अगला कह रहा है हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या होती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हिंदी में अल्प प्राण, ठीक है, स्पर्श में देखेंगे कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, इसी के साथ 11 स्वर भी क्या होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कितने हो गए आपके, 26। इसके बाद आप देखेंगे जो आपके या र ल व ये भी क्या होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। ये भी क्या होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। तो कितने हो गए आपके 30 क्या होते हैं आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने आपके 30। सवाल में कह रहा है कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग। और आपने पढ़ा होगा हिंदी में ए और ई क्या माने जाते हैं, स्त्रीलिंग माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं, आपके स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि केवल मुख से बोले जाने वाली ध्वनियां, ठीक है, केवल मुख से बोले जाने वाली ध्वनियां या सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, केवल मुख से आए तो उन्हें क्या कहा जाता है, निरनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निरनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है, जिनमें आपके मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकले। अनुस्वार केवल नाक से ध्वनि निकले, उन्हें क्या कहा जाए, अनुस्वार। और केवल मुंह से ध्वनि निकले तो क्या कहलाते हैं, निरनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निरनुनासिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है। बिल्कुल, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का, अभी पढ़ के गए कि स्वर रहित दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं। स्वर रहित व्यंजन जैसे मैं कहूं मां, और स्वर सहित व्यंजन जैसे मैं कहूं हा, तो इन्हें मिला दोगे तो ये जो मिल रहे हैं ये क्या है, संयुक्ता अक्षर हैं। ठीक है, या स्वर सहित आपने पढ़े होंगे क, और स्वर सहित पढ़ा होगा सा षटकोण, इन्हें मिला के क्या बनता है, छ बनता है। तो ये कैसा है, संयुक्ता अक्षर। कैसे कहलाते हैं, संयुक्त। जब एक ही प्रकार के स्वर रहित और स्वर सहित मिलते हैं तो क्या होते हैं, द्वित्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अभी हम कई बार पढ़ के गए, क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण या ध्वनि के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढ और ढा अभी हम लोग पढ़ के गए कैसे हैं, ये उच्छिप्त व्यंजन है। तो ध्यान रखेंगे उच्छिप्त व्यंजन को ही विकसित वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकसित वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। ये टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, वर्णमाला। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस पीडीएफ को अपने पास रख लेना है। इस वीडियो को जब भी कोई एग्जाम हो तो आपको देख लेना है। इसी प्रकार मैं प्रीवियस ईयर के हर टॉपिक से क्वेश्चन डालूंगा, इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसकी वीडियो, इसका लिंक टेलीग्राम का मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आपको ध्यान रखना है कि आरपी सक्सेस एकेडमी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आज केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेकर आएंगे, तो आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी के लिए धन्यवाद।